Everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. I hope you all are very good and you have gone through my third chapter of the economics, that is money and credits. In the last lecture I have talked about the money, and in this lecture I will talk about the credits. Basically I have also told about you credit, that credit is simply the loan, डेप्ट, जो भी उधार कर्ज आप लेते हो, चाहे तो बैंक से या कहीं से भी आप लेते हो, दैट इज़ द बेसिकली द लोन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री और एनी कंट्री. तो बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई हैव ऑल्सो टॉक्ड यू दैट इन बैंक सिस्टम व्हाट हैपेंस कि आपके घर में जो पैसे होते हैं वो बैंक में जाकर आप जमा करते हो, जिसके बदले में बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है. आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट सिस्टम्स. आप प्लीज़ यू फर्स्ट गो थ्रू माई फर्स्ट लेक्चर. इफ़ यू गो टू माई प्ले लिस्ट, आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर में मनी एंड क्रेडिट्स पार्ट 1 मिलेगा, तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें, सो डैट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट सिस्टम्स वट एवर आई हैव टॉक्ड अबाउट इन दैट लेक्चर. तो मैंने डिपॉजिट्स की बात की थी. तो बैंक क्या करती है, हम बैंक के पास पैसे जमा करते हैं, बदले में बैंक हमें इंटरेस्ट देती है. अब सोचने वाली बात यह है कि बैंक के अंदर कोई पेड़ तो नहीं लगा हुआ है ना, कि उनके पास पैसे आएंगे और वो बढ़ते जाते हैं, या ऐसा कोई कुबेर का खजाना तो नहीं है उनके घर में कि अगर आपने 2,000 रुपये जमा किए तो बाद में आपको 2,050 या 2,100 रुपये प्रोवाइड करेगी. तो कुछ तो बैंक करेगी ना, जिसकी वजह से उनके पास वो आपको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करे. तो बैंक क्या करती है बेसिकली कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑल्सो टॉक दैट आरबीआई विल रेगुलेट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बैंक. तो व्हाट हैपेंस कि सपोज बैंक के अंदर बहुत सारे लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं, सभी लोगों के पैसे वहाँ लगे हुए हैं, जिसका इंटरेस्ट उन्हें वो प्रोवाइड कराती है बैंक. बट सपोज हमें आपको, इफ़ सम पीपल विल गो टू द बैंक एंड दे विल डिमांड देयर मनी, दैट्स व्हाट दैट टाइप ऑफ डिपॉजिट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स. अगर आपको अपने टोटल जमा किए हुए पैसे में से कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो आप बैंक में जाओगे और बैंक आपको प्रोवाइड कराएगी. तो दैट्स वाई देर इज़ अ रेगुलेशन फ्रॉम द आरबीआई दैट बैंक नीड टू कीप फ्यू अमाउंट ऑफ ऑल द डिपॉजिट अमाउंट्स इन देयर बैंक एनी टाइम. किसी भी समय में बैंक को कुछ पैसे अपने पास रखने की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो क्या कर सके, जो भी डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, सपोज कोई फ्यू पर्सन्स विल गो टू द बैंक एंड दे विल डिमांड देयर मनी सो दैट दे कैन प्रोवाइड दोज पीपल. दैट्स वाई देर इज अ रेगुलेशन दैट in this condition present time, total 15% if of the total deposits of the amount बैंक नीड टू कीप एज अ कैश की फॉर्म में बैंक को 15% अमाउंट, ये 15% अमाउंट रखना पड़ता है, ताकि वो जो भी लोग उनके पास पैसे डिमांड करने के लिए आते हैं उनको वो प्रोवाइड करा सके. तो दिस इज द रेगुलेशन व्हिच आरबीआई फॉलो फॉर ऑल द बैंक्स, कि आपको कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा ताकि आप उस लोगों को प्रोवाइड करा सको. बट नो hope bank will provide the interest to all the people. So what happens from this picture, it is very clear, try to understand. ये कुछ लोग हैं जो कि, ये देखो आप, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर पैसे जमा करते हैं बैंक में, और बैंक इसको बदले में क्या प्रोवाइड करती है, कुछ इंटरेस्ट पे उसको प्रिंसिपल अमाउंट दे विल गिव, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिंसिपल अमाउंट फ्यू इंटरेस्ट ऑल्सो दे यूज टू गिव द पीपल हु यूज टू डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक. क्लियर है? कुछ पैसे बैंक में जमा करोगे, आपको इंटरेस्ट मिलेगा. अब बैंक को क्या करना है कि 15% अमाउंट तो जितने भी डिपॉजिट होंगे उसको कैश की फॉर्म में रखने पड़ेंगे. रिमेनिंग अमाउंट्स क्या करती है, वो बोरोवर्स को, जिनको भी लोन की ज़रूरत होती है, कि जिनको भी ये है कि मुझे होम लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, एग्रीकल्चरल लोन लेना है, इंडस्ट्रियल लोन लेना है, अलग अलग तरह के लोन्स होते हैं. अलग अलग सेक्टर्स में जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर्स होते हैं वो भी बैंक के थ्रू ही पैसा लेते हैं, या आपको घर बनाने की ज़रूरत होगी तो आप बैंक के पास जाओगे. इसके अलावा भी कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ से आपको लोन मिल सकेगा. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बैंक फर्स्ट. आप, जब मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट्स आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो, उस टाइम पे एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. फॉर सेक नो आप इतना ही समझो कि बैंक के पास कुछ पैसे जमा हुए और बैंक उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है. अब बैंक का क्या काम है कि जो भी पैसे उनके पास जमा हुए हैं उसमें 15% अमाउंट्स को वो कैश की फॉर्म में रखेगी, रिमेनिंग अमाउंट्स को वो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है लोगों को. और जो लोग उनसे कर्ज लेंगे तो वापिस तो उनको बैंक को चुकाना पड़ेगा ना. जो पैसे आप बैंक से लोगे वापिस आप बैंक को चुकाओगे, तो बदले में क्या करती है, वो पैसे चुकाती है. और चुकाने के लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट तो चुकाना होता ही है, इसके साथ में कुछ इंटरेस्ट बैंक डिसाइड करती है कि वो डिपेंडिंग अपॉन द
कंडीशंस कि आप कौन सा तरह का लोन ले रहे हो, चाहे तो होम लोन ले रहे हो या एजुकेशन ले रहे हो, इंडस्ट्रियल ले रहे हो, एग्रीकल्चरल लोन ले रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन डैट वो एक इंटरेस्ट रेट फिक्स करती है, और उस इंटरेस्ट के साथ आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, और रिमेनिंग जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट आएगा वो भी देना पड़ेगा। तो यहीं से क्या होता है कि व्हाट एवर इंटरेस्ट दैट बैंक इज गेटिंग फ्रॉम दैट बोरोअर्स, इन दैट इंटरेस्ट ओनली, जो भी पैसे उनके पास एडवांस, जो भी उनको प्रॉफिट्स आता है उसमें से कुछ प्रॉफिट्स वो प्रोवाइड करा देती है डिपॉजिटर्स को। दैट्स वाई बैंक विल गिव इंटरेस्ट टू दी ऑल डिपॉजिटर्स। आपको समझ आ गया होगा। एंड वन मोर थिंग कि जितना इंटरेस्ट ये डिपॉजिटर्स को प्रोवाइड कराती है उससे कई टाइम्स ज़्यादा वो बोरोअर से लेती है। दैट्स वाई बैंक का होगा, इसी से उसको प्रॉफिट मिलेगा। अंडरस्टूड। सपोज ये एज एन एग्जांपल आई एम, सपोज ये 12% इंटरेस्ट के लिए वो बोरोअर्स को देती है। इसका मतलब अगर 100 रुपये वो बोरोअर्स को लोन दे रही है तो 112 रुपीज़ बोरोअर नीड्स टू पे टू द बैंक, रीपे। उनको 112 रुपये जमा करने पड़ेंगे। बट इसके बदले में यहाँ पर बैंक जो है वो 2 से 3% डिमांड डिपॉजिट्स के ऊपर, सेविंग अकाउंट के ऊपर, करेंट अकाउंट्स के ऊपर 2 से 3% ही मात्र इंटरेस्ट वो देती है डिपॉजिटर्स को। तो रिमेनिंग जो ये बच गया 9 to 10% ये जाता है बैंक के पास। दैट्स वाई द बैंक विल ऑल्सो डेवलप। उनको भी प्रॉफिट्स होगा, उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ता है, उनको सैलरी प्रोवाइड करानी पड़ती है, तो बहुत सारे उनके भी कंडीशंस होते हैं। तो दिस इज द लोन सिस्टम इन आवर कंट्री। आई थिंक दैट एवरीथिंग इज क्लियर। इट मीन्स दैट दोज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोअर्स, जो भी बोरोअर्स को वो चार्ज करती है, एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो ये बैंक का इनकम वही होता है कि जो भी वो बोरोअर्स को लोन प्रोवाइड कराई है, एंड व्हाट एवर इंटरेस्ट इट इज गेटिंग फ्रॉम द बोरोअर्स, एंड व्हाट एवर द इंटरेस्ट इट इज गिविंग टू द डिपॉजिटर्स, व्हाट एवर द डिफरेंस इज द अमाउंट, दोज आर द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। आई थिंक इट इज क्लियर। अब एक बात बताओ कि नो, इट मीन्स दैट आपको समझ आ गया कि ये लोन जो है, जो भी बोरर्स होंगे वो बैंक के पास जाती है, लोन वहाँ से लेती है। बट दिस लोन कंडीशंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव बोथ साइड्स। इट मीन्स दैट इट कैन बी अ बून, इट कैन बी अ कर्स। आप ये दोनों एग्जाम्पल्स आप इसको रीड करोगे, मैं आपको इसके डायरेक्टली मीनिंग को समझाने की कोशिश करता हूँ। इट्स वेरी सिंपल कि कोई सपोज बिजनेसमैन है, वो उसका कोई फेस्टिवल सीजन आने वाला है। इट मीन्स दैट दैट बिजनेसमैन हैज़ टू मैन्युफैक्चर द थिंग्स which will be very selling in conditions in the during the festival seasons. सपोज 10 कोई फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल में जूते की ज़रूरत है, तो वो उन्होंने क्या किया कि उसको कुछ शूज की ज़रूरत है, तो शूज बनाने के लिए उनको लेबर्स को रखना पड़ेगा। दे हैज़ टू, जो उनके आपको लगने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग में आपको आइटम्स यूज़ होंगे, लेदर वगैरह, उनको खरीदना पड़ेगा, मशीन्स लगानी पड़ेगी। तो उनके पास जो भी बिजनेसमैन होते हैं, बेसिकली दे डू द बिजनेस लाइक दिस ओनली। दे यूज टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक्स। वो क्या करती है, बैंक से लोन लेती है, वो सभी पैसा उसमें लगाती है उसके अंदर, और बाद में वो सेलिंग करके जो भी प्रॉफिट्स आता है तो उसमें से कुछ वो क्या करा देती है, बैंक को प्रोवाइड कर देती है। बिकॉज फ्री में तो वो बैंक उनको पैसे देगी नहीं, कुछ तो इंटरेस्ट उनको वापस देना पड़ेगा। तो व्हाट हैपेंस कि वही इंटरेस्ट में जो भी वो पैसे ज़्यादा कमाई है उसमें से कुछ प्रॉफिट्स वो बैंक को प्रोवाइड कर देती है। तो इफ़ सपोज इन अ फेस्टिवल सीजन वो मैन्युफैक्चरर ने या कंपनी ने पैसे लिए और उससे काफ़ी प्रॉफिट्स कमाए और कुछ पैसे बैंक्स को भी दे दिए, तो दिस प्रूव्ड एज ए बून टू दी इंडस्ट्रीज। उस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद हुआ लोन। क्यों हुआ? बिकॉज उस लोन के वजह से उसको अभी उस टाइम पे पैसे की ज़रूरत थी, उसको कहीं से अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली उसने बैंक से लिया और बैंक को वापस कमा करके प्रोवाइड इंटरेस्ट उसको कुछ दे दिया बैंक को। दिस इज द बून। एक एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज देयर, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए फार्मर। फार्मर को अपने खेतों में फसल लगाने की ज़रूरत है। फॉर डैट सीड्स आर नीडेड, आपको मशीन्स चाहिए, सिंचाई के लिए चाहिए। तो आपको क्या करना, उसने क्या किया, बैंक से लोन लिया। अब जो भी फार्मर्स होते हैं, दे कैन नॉट ग्रो द क्रॉप्स इन 15 days और 10 days। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे विल डू, वो पौधे लगाएंगे, बाद में जब वो हार्वेस्ट हो जाते हैं, जब उसकी कटाई हो जाएगी, मार्केट में बेचने के बाद ही वो लोन वापस प्रोवाइड कर सकेगी बैंक को। क्योंकि फसल तो एक दिन की चीज़ है नहीं, वो तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर फसल बड़े होंगे। देन दे विल हार्वेस्ट इट, दे विल सेल इन द मार्केट, एंड आफ्टर सेलिंग द मार्केट व्हाट एवर प्रॉफिट दे विल गेट, दे विल प्रोवाइड ऑन द इंटरेस्ट टू द बैंक अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिंसिपल अमाउंट। बट व्हाट हैपेंस फॉर अ फार्मर, सपोज फार्मर ने लोन लिया बट वो उस साल
बारिश अगर उस फसल को बारिश कम की ज़रूरत है और बारिश बहुत ज़्यादा हो गए, इट हैपेंस इन आवर कंडीशंस इन आवर कंट्री, यू नो दैट समटाइम्स वेन एवर रेन इज़ नॉट नीडेड, देर विल बी रेन एवरी टाइम, और समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जहाँ पर बारिश की ज़रूरत है उस टाइम पे बारिश ही नहीं होगी। तो इस वजह से उसके फसल क्या है, ख़राब होने का डर है। सपोज उसने क्या किया था, बैंक से कुछ लोन लिया, बट फसल खराब होने की वजह से वो लोन को चुका नहीं पाएगी, तो व्हाट हैपेंस, दिस हैज़ प्रूव्ड एज अ curse to that farmer. It means that credit in this case pushes the borrowers into a situation from which recovery is very painful. अब वो पैसे कैसे चुकाएगी, तो उसको लैंड भी बेचना पड़ सकता है। तो अब ये समझो कि वो फार्मर से जिसने कि वो फसल लिए हैं, फसल भी उनका खराब हो गया और पैसे भी उनको चुकाने पड़ेंगे। और अगर वो फसल बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी प्रॉफिट्स हुआ, एंड इफ़ दे रिटर्न द मनी, देन इट इज़ अ वेरी बून टू दैट फार्मर्स। बट अगर वो फसल की वजह से, नेचुरल कंडीशंस की वजह से, क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से, या तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई अगर उस पर लगा दिया गया है और उतने प्रॉफिट्स वो नहीं कमा पाई, तो दिस विल प्रूव्ड एज अ कर्स टू दैट फार्मर्स। देयरफॉर दिस क्रेडिट सिस्टम्स, दैट्स वाई आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड जो है, वो क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर आपको मालूम होगा, तो क्रेडिट कार्ड आपको कुछ लिमिट्स प्रोवाइड करती है, 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, जो कि आप मार्केट में खर्च कर सकते हो। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिटर्न दी मनी ऑन अ ड्यू टाइम, अगर आपको वो कुछ टाइम देती है, इतने दिन के अंदर आपको पैसे जमा करने हैं, दे विल गिव अ वेरी हाई इंटरेस्ट ऑन इट। वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड कराएगी, जिसकी वजह से आपको जिस 100 रुपये जो आपने खर्च किए हैं, अगर वो नॉर्मली कोई इंटरेस्ट अगर आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने उसके ड्यू टाइम पे नहीं किया, तो आपको 10%, 20% तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई दिस क्रेडिट थिंग्स, यू कैन, देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट दिस क्रेडिट सिस्टम इज अ कर्स ऑल्सो, दिस क्रेडिट सिस्टम इज अ बून ऑल्सो, यू हैव टू आइडेंटिफाई। देयरफॉर हमारे लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है कि वो इजीली आपको एक तो लोन प्रोवाइड करे, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रखे, और जो आपको रीपे करना पड़े वो काफ़ी इजी वे में करना पड़े। देयर इज ए क्वेश्चन ऑल्सो, यू कैन सी दैट what are the reasons that make swapna situation, swapna means that was a farmer, so risky, discuss factors, pesticides, role of money lenders, climate. It means that you have seen that due to climate conditions, money lenders mean if the interest rate will be very high, that is also a very curse to that farmers. देयरफॉर अगर आपको पैसे चाहिए, तो आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, लोन शुड बी प्रोवाइडेड एट अ वेरी इजी मैनर, इंटरेस्ट रेट शुड बी वेरी लोअर, एंड रिटर्निंग कंडीशन शुड बी वेरी फेवरेबल ऑल्सो। तो आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स इन योर क्वेश्चंस, यू कैन इजीली मेक, आई थिंक दैट एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू दैट दिस क्रेडिट सिस्टम इज अ कर्स एज वेल एज अ बोन। लाइक साइंस, आपको पता है कि इस तरह से आपको अगर ऐसे आएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, एक कर्स भी है, एक बोन भी है, उसके पॉजिटिव भी साइड्स है, निगेटिव साइड्स भी है। इन द सिमिलर मैनर देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट क्रेडिट सिस्टम्स और लोन सिस्टम इन आवर कंट्री इज अ कर्स एज वेल एज ए बोन। यू कैन इलोंगेट इट, यू कैन इलेबोरेट इट, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बाय गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ दैट इंडस्ट्रियलिस्ट और दैट मैन्युफैक्चरर, और आप और या बिजनेसमैन, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट एज अ एग्जाम्पल, गिविंग एग्जाम्पल ऑफ फार्मर। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई है। अब क्या है कि सपोज आपने कहीं से लोन लिया, सपोज बैंक से लिया या कहीं से भी लिया, तो आपको ऐसे ही तो लोन प्रोवाइड नहीं करा देगी। सपोज आपने 3 लाख रुपए का लोन ले लिया और आप भाग निकलो वहां से, पैसे ही वापस मत करो, जो कि होता भी है। आपको पता है नीरव मोदी का केस आया था, ललित मोदी का केस आया, किंग्स फिशर का जो वो मालिक था विजय माल्या, वो सभी पैसे लेके बैंक से लोन ले लेके वो निकल चुकी है यहाँ से, जबकि कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, इसके बावजूद भी ये चीज़ ऐसी है। तो उसके अंदर क्या है कि एक्चुअली वो बैंक ने तो अपने सिस्टम से दिया होगा, एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, और इंटरनल बहुत सारी बातें होगी, दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि जो भी आप लोन्स लोगे, बैंक से लोगे या कहीं से भी अगर आप लोन लोगे, क्रेडिट्स लोगे, तो देर विल बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस। ऑब्वियसली देर विल बी टर्म्स एंड कंडीशंस, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर वो लोन प्रोवाइड कर रही है तो कुछ आपको कंडीशंस देख के ही प्रोवाइड करेगी ना। आपके पास अगर कंडीशंस उसको रिटर्न करने के लिए नहीं है, तो वो घाटा क्यों लेगी कि आप बैंक से पैसे भी ले रहे हो, अगर आपने उसको रिटर्न नहीं किया तो उसको क्या होगा, वो घाटा हो जाएगा। दैट्स वाई टर्म्स कम एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आप बैंक्स में जब डिटेल्स में जाओगे तो एनपीएस बैंक के काफ़ी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनको जो उन्होंने पैसे लोन दिए हैं वापस उनको वो नहीं मिलता है। तो जो भी ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि उनको वापस नहीं मिल रहा है, तो वो एनपीए की फॉर्म में जमा होते रहते हैं बैंक के अंदर। दैट्स वाई यू हैव हर्ड दिस टर्म।
तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स में सबसे पहले एक टर्म्स डिफाइन करेंगे, कोलैटरल्स। व्हाट इज कोलैटरल्स, तो पहले आप समझेंगे, बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। दिस कोलैटरल इज एन असेट्स दैट द बोरोअर्स ऑन सच एज लैंड, buildings, vehicles, livestock, deposit with banks and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। क्लियर है? कोलैटरल्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपने सपोज कहीं से लोन लिया है, किसी भी लैंडर से लोन लिया है, चाहे तो बैंक से लिया है या कहीं और से भी लिया है, तो बदले में क्या होता है कि कोलैटरल्स मीन्स आपके जो भी एसेट्स होते हैं, चाहे तो आपके पास लैंड हो या आपने कभी, आजकल तो वो आरटीआई रिटर्न्स भी अगर आपने फाइल किया है तो इनकम टैक्स के आपके रिटर्न्स के भी, इसके अलावा आपके पास व्हीकल्स हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, आपका घर है, कई बार घर को गिरवी। तो ये जो कोलैटरल्स चीज़ होती है कि आपको लोन लेने के बदले में आपको कुछ पेपर्स रखने होते हैं बैंक के पास। क्यों रखने होते हैं? क्योंकि वाई कोलैटरल्स आर नीडेड, सो डैट अगर आपने लोन नहीं चुकाया बैंक को या जहां से आपने पैसे लिए हैं लैंडर को, उनको, तो वो क्या कर सकती है, आपके उन चीज़ों को सेल कर सकती है मार्केट के अंदर में, सो डैट उनको जितना अमाउंट वापस आना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट, एटलीस्ट वो तो आ जाए उनके पास, ताकि उनको घाटा ना आए। तो जो भी बैंक्स होती है या कोई भी सेक्टर्स जो कि आपको लोन प्रोवाइड कराएगी, दे विल आस्क फॉर अ कोलैटरल्स। There can be a question what is collateral, you can define it as a way, and there can be a question that why collaterals are needed. So the answer is that collaterals are needed that in case if you are not paying the amount returned to the money lenders, you that those collaterals can be sell in the market by those lenders or by the banks or from wherever you are taking the loans। I think that this is collaterals। and terms of credits means क्या होता है कि आपने सपोज लोन के लिए अप्लाई किया, सपोज आपने क्रेडिट्स के लिए अप्लाई किया, तो आपने सपोज क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करोगे, और इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर ए होम लोन, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर ए एजुकेशन लोन, तो आपको ऐसे ही बैंक्स प्रोवाइड नहीं करेगी। बैंक्स के पास क्या होते हैं ना, काफ़ी आपका वो वेरिफिकेशंस करेगी। तो देर विल बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस क्रेडिट्स, कि आपको अगर क्रेडिट प्रोवाइड करेगी बैंक्स, अगर आपको क्रेडिट्स दे रही है, तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर, देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स। एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज द इंटरेस्ट रेट। इट मीन्स दैट अगर आपने सपोज 10,000 रुपए का लोन लिया है किसी बैंक से, तो वो कितने इंटरेस्ट पे आपको वो लोन देगी। इट मीन्स दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट इंटरेस्ट, आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, कि सपोज प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको वापस करना ही पड़ेगा, साथ में उसके ऊपर कुछ और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि इंटरेस्ट उनको जरूरी है, तभी तो उनका भी बिजनेस चलेगा ना। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स फॉर एनी फ्रॉम वेर एवर यू आर टेकिंग द मनी। आपको मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। आप चाहे तो अमेजन यूज करते होगे, यू आर यूजिंग अमेजन, फ्लिपकार्ट। आप अगर मोबाइल वगैरह बोरो करो तो वहाँ पर कोलैटरल्स तो नहीं लेते हैं, बट व्हाट आर द थिंग्स, आप उसके ईएमआई ऑप्शंस में जाना, आप चाहे तो चेक करो अपने मोबाइल में। आप अमेजन में किसी भी मोबाइल्स को, देयर विल बी अ कंडीशन दैट ऑन ईएमआई अवेलेबल करके, आप ईएमआई में ऑप्शंस में जाना, वहाँ पर अलग अलग बैंक्स के नाम लिखे होंगे कि अगर आप ईएमआई लेते हो वहाँ से, ईएमआई का मतलब होता है लोन्स। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपने 10,000 रुपये का मोबाइल लिया है, तो ईएमआई के कंडीशंस में सपोज आपके पास एसबीआई स्टेट बैंक है, या यूको बैंक है, या एचडीएफसी बैंक है, या आईसीआईसीआई बैंक है, या एक्सिस बैंक है, किसी भी बैंक्स में अलग अलग इंटरेस्ट रेट लिखा होगा। इट मीन्स दैट किसी का 10%, 12%, 14%, इसके अलावा टाइम लिखा हुआ, ड्यूरेशन लिखा होता है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर। इट मीन्स दैट आपको इतने टाइम में वापस पैसे चुकाने हैं, बट पैसे चुकाने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 का मोबाइल मिल रहा है, वो 10,000 रुपये अगर आप उस टाइम पे इंस्टेंट कैश के थ्रू या डायरेक्टली 10,000 रुपये आप डिडक्ट करा के खरीदोगे, तो वही 10,000 रुपये आपको 11,000, 12,000 रुपये देने पड़ते हैं। बट द थिंग इज दैट यू नीड टू रीपे दैट अमाउंट्स इन अ ड्यूरेशन। आपको इमीडिएट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ईएमआई की फॉर्म में ले लो, बट आप उसको चेक करना, देयर विल बी अ टर्म्स एंड कंडीशंस की 10% इंटरेस्ट रेट, 12% इंटरेस्ट रेट, दैट इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट रेट। आई थिंक दैट इट इज क्लियर टू यू। सेकेंड टर्म्स विल बी कोलैटरल्स, अबाउट व्हिच आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, कि अगर आपको लोन लेना है किसी भी बैंक से, ये तो छोटा मोटा 10,000, 20,000 का मोबाइल के लिए आप अमेजन पे या कहीं पे अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप बैंक में आपको 10 लाख का लोन, 20 लाख का लोन चाहिए, तो वो आपको इंटरेस्ट तो लगाएगी ही, साथ में कोलैटरल्स भी देखेगी आपके पास ज़मीन जगह, आप चाहे आपके पास बिल्डिंग कौन सा है,
आपने कितना, आपने इनकम टैक्स रिटर्न कितने साल का भरा है, एवरीथिंग। एंड यू हैव टू ऑल्सो कीप कोलेट्रल्स विद द बैंक और फ्रॉम वेर एवर यू आर टेकिंग द लोन्स। क्लियर है? so that they can sell that collaterals in the case if you are not returning the money. Third is the documentation requirement. It is very important. आपके नेम, आपका जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है 10th का सर्टिफिकेट, या आपके पास कौन कौन से और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। आप जैसे इसका मतलब बेसिकली व्हाट इज़ द थिंग कि अगर आपको वो लोन दे रही है तो देयर शुड बी सेटिस्फेक्शन डैट आप उसको वापस लोन प्रोवाइड करोगे। और ये सभी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा ढूंढी जाती है लोन को प्रोवाइड कराने में। डैट इज़ द थिंग, मैं आपको आगे बताऊंगा कि देर आर टू सेक्टर्स टू प्रोवाइड द लोन। वन विल बी फॉर्मल सेक्टर्स, वन विल बी इनफॉर्मल सेक्टर्स। फॉर्मल मीन्स सिंपली दिस बैंक्स एंड सम कोऑपरेटिव्स आर देयर। इनफॉर्मल मीन्स आपके दोस्त भी आपको लोन दे सकते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको लोन दे सकते हैं। मनी लैंडर्स कई सारे गांव में, आप रूरल एरियाज में कई सारे आपको प्रोवाइड कराती है लोन्स। बट उस टाइम पे कोई टर्म्स वो किसी भी आरबीआई के थ्रू रेगुलेट नहीं होते हैं, बट उनका इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है और वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। तो आपको मैं आगे बताऊंगा। दिस इज द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट विच इज वेरी नेसेसरी इन द कंडीशंस ऑफ क्रेडिट। एंड देन इज द मोड ऑफ रीपेमेंट। मोड ऑफ रीपेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स दैट आप कितने कितने रुपए प्रोवाइड कर वापस दे रहे हो महीने महीने में, और कितने टाइम का ड्यूरेशंस है। तो दिस ऑल आर द कंडीशंस ऑफ टर्म्स ऑफ द क्रेडिट्स। सो यू keep in remember the terms of credits. One is the term, means term and condition will be interest rate, second will be collaterals, third will be document requirement, fourth will be mode of repayments. So these four are the all conditions together compromise what is called the term of credits. I think that it is very clear. आप ये क्वेश्चंस क्लियर करो। आप टर्म्स ऑफ क्रेडिट समझ में आ गया, क्रेडिट सिस्टम्स क्या है समझ में आ गया, क्रेडिट जो देती है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है लोन प्रोवाइड कराने के लिए वो भी समझ में आ गया, बैंक क्यों आपको इंटरेस्ट देती है वो भी समझ में आ गया। आई थिंक दैट वी नीड टू मूव फर्दर। आप एक क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक से, व्हाइल टेकिंग अ लोन बोरोअर्स लुक फॉर इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स। ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू कि आपको अगर लोन लेना है तो आप इजी कंडीशंस देखो। व्हाट आर द दोज कंडीशंस? दिस मीन्स दैट डैश इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आपको कैसा चाहिए, लो चाहिए कि हाई चाहिए? आप जो अगर लोन लोगे तो आपका क्या मर्जी रहेगा, देयर शुड बी लो इंटरेस्ट रेट क्लियरली। डैश कंडीशंस फॉर रीपेमेंट्स, इजी कंडीशंस में आप रीपे कर पाओ वो आप चाहोगे कि टफ कंडीशंस में? ऑब्वियसली इजी कंडीशंस आप ढूंढोगे। एंड वन मोर थिंग, डैश कोलैटरल्स, आपको ज़्यादा चीज़ें गिरवी रखना आपका क्या मन है, आप ज़्यादा चीज़ें गिरवी रखो बैंक के पास की कम चीज़ें? ऑब्वियसली है लेस कोलैटरल्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स। सो दिस इज द कंडीशंस व्हिच अ पर्सन विल बी हैविंग। वो पर्सन चाहेगा, विल बी वांटिंग दैट ये सभी कंडीशंस हो और मुझे लोन लेने में। बट बैंक इसका रिवर्स होगा, बैंक को है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपको मनी दे, ज़्यादा डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगे, ज़्यादा कोलैटरल्स मांगे। बट एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर जो कि बोरोअर्स होता है उसको कम चीज़ चाहिए। ये सब, ये बोरोअर्स की बात हो रही है यहाँ पर, लेंडर्स की बात नहीं हो रही। लेंडर्स का मतलब होता है कि जो लेंडर्स होते हैं, और बोरोअर्स का मतलब होता है जो कि पैसे लेते हैं, और लेंडर्स का मतलब जो पैसे देते हैं। देयर आर ऑल्सो वन क्वेश्चन, व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलैटरल्स व्हाइल लैंडिंग? इट्स वेरी क्लियर, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट। क्यों वो कोलैटरल्स लेते हैं आपको मैंने बार बार बोल रखा है। नो द थिंग्स विल बी, नो यू आर गेटिंग द क्रेडिट्स फ्रॉम समवेयर। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देर आर टू कंडीशंस, वन विल बी फॉर्मल सेक्टर्स एंड अनदर विल बी इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपको कुछ फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो लोन कैन बी टेकन फ्रॉम दीज टू सेक्टर्स, वन विल बी फॉर्मल, वन विल बी इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है सिंपली लाइक बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। आपको पता है कई सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं जहाँ से भी आपको लोन्स प्रोवाइड हो जाता है। बट ये बैंक एंड कोऑपरेटिव से जो आप लोन लोगे उसके अंदर कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड नहीं कराएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, आपके कोलैटरल्स मांगेगी, आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज मीन्स जो बैंक और कोऑपरेटिव्स होते हैं दीज आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। तो आप वो सेफ चीज़ है, बट क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ मिलेगा। बट अनदर सेक्टर इज इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल मीन्स सिंपली होते हैं मनी लेंडर्स, traders, employers, relatives, friends. It means that one which is not regulated by the RBI. अगर आप दोस्त से लोन लोगे या किसी मनी लेंडर से, गांव के एरिया में ये सब, ये इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है।
और सबसे बड़ी बात है ये इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स क्यों लोग लेते हैं, बिकॉज देयर विल बी लेस टर्म्स एंड कंडीशंस। वो क्या करेगी, आपसे ज़्यादा, आपके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं मांगेगी, वो आपको 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, वो प्रोवाइड कराएगी। बट द डिसएडवांटेज विल बी द इंटरेस्ट रेट विल बी वेरी वेरी हाई। वो आपको लोन तो प्रोवाइड करा देगी लेकिन आपको इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लेगी। तो दोज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स। देयर आर ए पाई चार्ट हियर, यू कैन सी दैट सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट पर 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन 2012। 2012 का ये डाटा है। इसके अंदर आप देखो कि फॉर्मल सेक्टर्स कमर्शियल बैंक से 25% लोग प्रोवाइड लोन ले रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 25%, मनी लेंडर से 33%, लैंडलॉर्ड से 1%, रिलेटिव्स फ्रेंड से 6%, अदर एजेंसी से 2%। तो ये सभी जो बाकी बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को छोड़ के सभी क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर्स ही हैं। तो आप ये देख सकते हो आज के टाइम्स में भी इनफॉर्मल सेक्टर से काफ़ी लोन लिए जा रहे हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज। एंड द कॉज यू ऑल्सो नो डैट देयर विल बी लेस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। और कौन बैंक के चक्कर लगाए, बैंक में पता है आपको कि नॉर्मल लोगों को लोन लेना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपको इतने वो पेपर्स पूछेंगे कि आप छोड़ो हटाओ यार, मैं अपने मनी लेंडर से या कोई ज़मींदार वगैरह है उनसे ले लेता हूँ। बट द थिंग इज़ दैट दे विल पुट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, और जिसकी वजह से वो क्या होता है, कई बार वो डेप्ट ट्रैप, एक कंडीशन है डेप्ट ट्रैप आएगा। आपको याद करने की ज़रूरत है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि यू विल बी ट्रैप्ड इन डेप्ट ट्रैप्ड। डेप्ट का मतलब कर्ज, ट्रैप का मतलब फंसना। इट मीन्स दैट आप उस चीज में फंस जाओगे, क्योंकि दे विल प्रोवाइड यू, obviously they will provide you loans, but the interest rate will be so high that you will be not able to repay the amount and you will go in the debt trap। और ये चाइना एक ऐसा देश है जो कि डेप्ट ट्रैप के अंदर कई सारे कंट्रीज को फंसा चुका है। आपको मैं ये चीज़ भी थोड़ा बताता हूँ। ये क्या है कि वो क्या कराती है, अलग अलग कंट्रीज को लोन प्रोवाइड्स करती है किसी किसी एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए, कहीं पर ब्रिज बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए। श्रीलंका आपको एक एग्जाम्पल से आप जब पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। दे प्रोवाइड दी लोन्स, दे प्रोवाइड दी मनी टू दोज कंट्रीज। और वो क्या होता है, कई बार अगर उसने लोन रीपे नहीं किया है तो वो डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाती है, और वो एरिया है जो वो कैप्चर करना स्टार्ट कर देती है चाइना। दिस इज द पॉलिसी ऑफ चाइना कि डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसा करके वहाँ के एरिया को अपने में मिला लो। और ये कंडीशंस आपके हमारे देश के अंदर भी नॉर्मल जगह हो सकते हैं कि इफ़ यू आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर्स द इंटरेस्ट रेट विल बी वेरी हाई, एंड यू इफ यू आर नॉट एबल टू repay the loans, repay the amounts, you will be under the debt traps, and आपके ज़मीन गिरवी हो सकते हैं और आपके कई सारे मुश्किल्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। एंड देर इज ऑल्सो ए ग्राफ वेयर यू हैव सीन दैट, ये आपको देखो, ब्लू कंडीशंस विल बी इनफॉर्मल सेक्टर, पर्पल कंडीशंस विल बी फॉर्मल सेक्टर्स। तो आप ये देखो जो रिच हाउस होल्ड्स होते हैं 90% मनी दे आर गेटिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर्स, ओनली 10% फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर्स। वहीं अगर आप पुअर हाउस होल्ड आ जाओ तो वो 85% इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रही है और 15% ही फॉर्मल सेक्टर से ले रही है। व्हाट कैन बी द रीज़न, यू कैन थिंक अबाउट कि जो भी रिच हाउस होल्ड्स होते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स, कोलैटरल्स, ये सभी प्रोवाइड उनके पास होते हैं, उनके पास ज़मीन जगह मकान सभी अवेलेबल होते हैं। तो जो भी बैंक्स होती है वो उन्हीं का साथ देती है। दैट इज़ द रीज़न कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे लेके जो भाग रही है, क्योंकि बैंक्स क्या उन्हीं को ढूंढती है जिनके पास ज़मीन जगह हो, कोलैटरल्स हो, तो वो उनको इजीली लोन प्रोवाइड करा देती है। अब उनको डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। बट ये गरीब किसान होते हैं, जो रूरल एरियाज़ के जो लोग होते हैं, उनके पास ना तो इतने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, दे डोंट हैव इवन कोलैटरल्स ऑल्सो। सो दैट्स वाई द रीज़न इज़ दैट वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में उनको जाना पड़ता है, लैंडलॉर्ड के पास जाना पड़ता है, रिलेटिव से पैसे लेने पड़ते हैं, और वो इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है कि वो कर्ज में डूबे रहते हैं हमेशा। दैट्स व्हाट द रीज़न कि इनफॉर्मल सेक्टर्स को थोड़ा, अब क्या है कि अगर देश का विकास करना है तो आप एग्रीकल्चरल लोग, क्योंकि दे ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑल्सो। आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कि जो क्लाइमेट पे डिपेंड होने की वजह से कई बार क्रेडिट सिस्टम की वजह से वो क्या हुआ था, वो बर्बाद हो गए थे। तो व्हाट शुड बी देयर कि वैसे भी प्रायोरिटी लैंडिंग होती है बैंक्स के थ्रू भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर्मल सेक्टर्स के थ्रू लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा टू एवरीबडी। एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स है,
तो वो कैसे लोन प्रोवाइड करा पाएंगे, तो उनको इंटरेस्ट रेट कम रखना होता है। जो भी आपके बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियल रेट हो, आप उनको लोन्स दो, थोड़े ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे उनको दो। बट जो गरीब किसान है, काफ़ी गरीब लोग हैं, उनको आप क्या हो, लोन प्रोवाइड कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर से कराओ, और ऊपर से थोड़े इंटरेस्ट रेट कम दो, ताकि वो डेब्ट ट्रैप में ना भी फंसे और वो रिपे भी आपको ईजिली कर सके। तो इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लैंडिंग particularly in the rural areas so that the dependence on informal sources of credit reduces. Very good thing. This statement you can mention कि it is necessary कि जो भी लोन प्रोवाइड हो वो फॉर्मल सेक्टर से ही हो, इनफॉर्मल सेक्टर से कम हो, स्पेशली इन दी रूरल एरियाज, ताकि क्या हो, वो इजीली आपको रिपे भी कर सके, उनके ऊपर बर्डन भी कम आए, उनको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा ना देना पड़ सके। एंड सेकेंडली, with formal sectors loans need to expand, it is also necessary that everyone receives this loan। हाँ, क्या है कि गांव के अंदर कई सारे जगह पे आपको बैंक्स वगैरह नहीं मिलेंगे, बट आपको उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा पुअर के पास। हर रूरल एरियाज में जा जा के आपको फॉर्मल सेक्टर्स का प्रचार प्रसार करके, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर देयर, यू शुड प्रोवाइड लोन्स टू ऑल द पीपल्स इक्वली। ये नहीं कि रिच हाउस होल्ड आपने देखा कि 90% दे गेट लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर्स, ओनली 10% फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, बट रूरल हाउस होल्ड्स आर अपोजिट टू इट। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट फर्स्ट थिंग इज दैट banks and cooperatives should increase their lending particularly in the rural areas. Secondly, they should expand and they should provide the loans equally to every persons. I think that it is very clear to you. And apart from this, जो भी आपने formal and informal sectors देखा, it means that you have seen that formal sectors will include bank and cooperative societies। जो भी informal sectors होंगे वो money lenders, traders, employers, relatives, friends ऐसे होते हैं, जो कि आरबीआई के थ्रू रेगुलेट नहीं होते हैं, बट उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है। वो आपको लोन प्रोवाइड कराएगी, बट वो हाई इंटरेस्ट लेगी। देयरफॉर देयर कैन बी अ कंडीशन ऑफ डेब्ट ट्रैप्ड ऑल्सो। देयरफॉर मैंने आपको कंडीशंस भी बताए। अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्यू SHG ग्रुप्स आर देयर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये अलग अलग रूरल एरियाज में क्या होते हैं कि 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है। आई विल टेल यू अबाउट दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये कैसे वर्क करती है, और ये भी क्रेडिट्स देने का काम करती है। आई विल एक्सप्लेन यू, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। कि गांव वगैरह में 15 से 20 लोगों का कुछ ग्रुप होता है, लोगों का, देर इज अ कमिटी टाइप स्ट्रक्चर, 15 से 20 लोगों का। मंथली मंथली हर पर्सन, एवरीबडी विल गिव, वहाँ पर क्या होगा, एक जो भी उसके क्या होगा मेन पर्सन्स को उनको अपॉइंट कर देगी सभी मिलके, जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जो कि सभी देख रेख कर सकता हो, ऑब्जर्वेशन कर सकता हो, सुपरविजन रखता हो सब चीज़ का, उसको एक मेन पर्सन्स को वो क्या करेगी, अपॉइंट कर देगी सब मिलके। एंड दिस ऑल 15 to 20 पर्सन्स, एक फंड वो क्या करती है कि एक फंड अलग से रखती है, और दिस 15 to 20 पर्सन्स मंथली दे विल फ्रॉम देयर सेविंग्स, वो क्या करेगी, कुछ पैसे वहाँ पर जमा कर देगी। सपोज 500 रुपीज़ 20 पर्सन्स मिलके, सपोज 1000 रुपीज़ एग्जाम्पल, पर मंथ क्या कर रही है, 1,000 रुपये 20 पर्सन, एक अलग से उन्होंने एक फंड बना दिया है। जैसे अभी पीएम ने पीएम केयर फंड बनाया था, किसके लिए, कोविड-19 के लिए। ऐसा ही ये सेल्फ हेल्प ग्रुप एक होगा 15 से 20 लोगों का। हर पर्सन, एवरीबडी 1000 रुपीज़ मंथली जमा करेगी उस फंड में। कोई भी नाम आप रख दो, सहाय ग्रुप या हेल्प ग्रुप, कुछ विकास हेल्प ग्रुप, कुछ भी ऐसा नाम रख दिया उन्होंने। सपोज 1000 रुपीज़, इट मीन्स दैट 20,000 रुपीज़ मंथली उस फंड में जमा करेगी। ऐसे वो सालों जमा करते रहेंगे। तो 20 × 12 आपको 2,40,000 रुपये जमा हो गए उसके पास ईयरली। 2 साल, 3 साल, 4 साल तक वो कंटिन्यूस करते रहते हैं। सपोज आउट ऑफ दिस 15 to 20 मेंबर्स, इन्हीं को वो प्रोवाइड कराएगी। ऐसा नहीं है कि जो उस ग्रुप के मेंबर्स होंगे, लोन विल बी प्रोवाइडेड टू दोज पर्सन्स ओनली। ये नहीं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के 15 से 20 लोग हैं और लोन प्रोवाइड करती है वो तीसरे लोगों को, ऐसा नहीं है। वो 15 से 20 लोगों में जो कि मंथली पैसे जमा कर रही है, उसमें से कोई भी एक बंदा या कोई भी एक लड़की है जिसको कि पैसे की ज़रूरत है 5 लाख रुपए, तो ऑलरेडी जो सबने मिलके जो फंड में पैसे जमा किए थे, those self help group will provide loans to those persons whoever will be needed। क्लियर है, उसको वो कुछ थोड़े कम इंटरेस्ट में पैसे प्रोवाइड, सपोज उसने कुछ पैसे 1000 करके जमा किए हैं, बट उनको 2 लाख की ज़रूरत है उसको, तो सबने मिलके जो पैसे जमा किए हैं उसमें से 2 लाख रुपए निकाल करके उसको दे दिया जाएगा, और वो वापस 2 लाख रुपए तो जमा करेंगे ही वापस। ये नहीं है कि वो वापस नहीं करेगी, वो 1000 रुपीज़ के अलावा भी वो 2 लाख रुपए जमा करने वाले हैं, और उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होगा।
तो दिस इज द वे इन विच सेल्फ हेल्प ग्रुप विल रन्स। आई थिंक दैट इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ उनके पास कुछ मनी हो जाएगा तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप किसी बैंक के पास जा करके वहाँ से भी लोन ले सकती है। उसके लिए क्या होगा, वो टर्म्स एंड कंडीशंस मांगेंगे, पेपर दिखाओ, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जो उनका अर्निंग्स हुआ है पूरे साल का, ये सभी उनको दिखा सकती है कि सी वी आर द 15 to 20 मेंबर्स, वी ऑल आर क्या डिपॉजिटिंग मनी ऑन द मंथली बेसिस, सो दैट वी कैन ऑल्सो रीपे योर लोन्स, रीपे योर क्रेडिट अमाउंट्स। तो बैंक भी मान जाएगी कि हाँ चलो इनके पास इतने पैसे आ रही है, क्योंकि बैंक क्या देखती है कि आप रीपे करने लायक हो या नहीं हो। इट मीन्स दैट यू ऑल हैव दोज टर्म्स एंड कंडीशंस विथ यू और नॉट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये काम है, एक तो खुद के पैसे में से खुद के मेंबर्स को प्रोवाइड कराएगी, अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन ऑल्सो टेक द लोन्स फ्रॉम द बैंक ऑल्सो, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी फेवरेबल टू देम, क्योंकि उनके पास तो वो सभी चीज़ें हैं जो कि वो दिखा सकती है। दिस विल ऑल्सो एक्ट्स एज अ वैरायटी ऑफ सोशल इशूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं तो वो आपस में मीटिंग करेगी, अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशंस करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द लोन्स टू दोज पीपल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी सोशल इशूज लाइक न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, हेल्थ एट्सेट्रा दे कैन ऑल्सो डिस्कस, बिकॉज वीमेन का ग्रुप होगा, सपोज सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन का है तो एक कमिटी बनाएगी, आपस में मीटिंग्स करती है, तो इनसे वो भी समाज का भी कल्याण होगा, एंड ऑल्सो दे विल बी प्रोवाइडेड द लोन्स फ्रॉम दोज सेल्फ हेल्प ग्रुप ओनली। I think that it is very clear to you. So this all is about the money and credit system. This all was this chapter. I think that everything is very clear to you. I have started with the history of the money. प्लीज़ गो थ्रू माई लेक्चर्स। आप इसके पार्ट 1 को जरूर देखिए, बहुत कम लोगों ने देखा है। काइंडली गो टू दैट लेक्चर्स, आपको अच्छा लगेगा, आप मनी सिस्टम को समझ पाओगे कि किस तरह से मनी का इवोल्यूशन हुआ है, कैसे मनी को आप डिपॉजिट करते हो बैंक में। एंड इन टूडेज लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द क्रेडिट सिस्टम्स। बैंक आपको जो क्रेडिट देती है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं। क्रेडिट कैन बी अ कर्स, क्रेडिट कैन बी अ बोन। Apart from that, I have also told about informal sector, formal sectors. Apart from that, I have talked about self-help groups. So this is everything about is this। आपके क्वेश्चंस आप देखो, आप एक एक क्वेश्चंस का काफ़ी क्लियरली से आंसर कर पाओगे, काफ़ी क्लियरली से। क्योंकि देखो वाई माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लेंड टू स्मॉल फार्मर्स, क्यों नहीं उसको देना चाहती। आपको पता है कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो उनको लगता है कि रीपे नहीं कर पाएगी तो वो नहीं देती है। बैंक ओनली प्रोवाइड टू दोज पर्सन्स हु इज कैपेबल टू रीपे देयर मनी। What are the other sources from which small farmers can borrow? You know this, money lenders are there, traders are there, जमींदार लोग होते हैं जहाँ से वो पैसे ले सकती है। Explain with an example how the terms of credits can be unfavorable for the small farmers. I don't need to talk this about. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर कंडीशंस की वजह से उनके फसल खराब हो गए तो उनका क्या हाल होगा। सजेस्ट सम वे बाय व्हिच स्मॉल फार्मर्स गेट चीप रेट क्रेडिट्स। तो आपको पता है अलग अलग कौन कौन से सिस्टम है जहाँ से वो पैसे ले सकती है। तो दिस ऑल थिंग यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आप उनसे क्या करो कि उनको सॉल्व करने का कोशिश करो, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। इफ़ एनी प्रॉब्लम्स कम्स टू यू, काइंडली राइट इन माई कमेंट सेक्शंस इन व्हिच क्वेश्चंस यू आर फेसिंग द ट्रबल। आपको कौन से कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 3rd चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। विथ दिस योर 3 चैप्टर्स हैव बीन फिनिश्ड। Now you have 2 more chapters in economics, and I have also told to start another subjects also. Try to watch all the videos very carefully. If any case of difficulty you are facing, kindly प्लीज़ आप भागीदारी बने, आप इस पे भाग लें, पार्टिसिपेट करें और मेरे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें उसके बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। आप उसको आप चाहे तो बेल आइकन भी दबा सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।